हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो सॉफ्टवेयर में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो कि चैप्टर नंबर 1 प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर से, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगी जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सके। तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनाता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? आभासी, सीधा और बराबर, यानी तीनों प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनाता है। यानी ये मेरा प्रश्न अगर कोई पूछ दे कि आभासी, सीधा और बराबर प्रतिबिंब जो बनता है किस दर्पण पे, तो हम कह सकते हैं समतल दर्पण पे। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद निर्यात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो हम कह सकते हैं कि 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है? निर्यात में जो प्रकाश की चाल है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला आप देखते हैं प्रश्न। इसी प्रकार के इसी टाइप के प्रश्न जो कि आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कॉपी कलम निकालिए, इसको नोट करते जाइए। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। प्रकाश के नियम लागू होते हैं किस दर्पण में बोलेंगे? तो समतल, अवतल और उत्तल दर्पण, यानी तीनों दर्पणों पे प्रकाश के जो प्रवर्तन का नियम लागू होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण जो रहता है उसके ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो हम कह सकते हैं ध्रुव। यानी गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो इसका संबंध है r बराबर 2f। r बराबर 2f इसका संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है, जिसकी फोकस दूरी कितना होगा? फोकस दूरी कितना होगा? तो 10। दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो 10। उसी प्रकार से अगला है उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। त्रिज्या दिया है, उसका सीधा आधा कर देंगे तो हम क्या करते हैं 16। क्या आंसर है इसका? 16। यानी उस दर्पण का फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 हो, तो हम क्या कह सकते हैं 16। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि f का मान 12 है तो r का मान क्या होगा? तो देखिए r बराबर सूत्र हम क्या कहते थे? r बराबर सूत्र 2f। तो 2 का 2 हो गया और f का मान कितना है मेरा? 12 दिया है, तो 12 दूना 24। तो हम कह सकते हैं कि f का मान अगर 12 है तो मेरा r का मान हो जाएगा 24। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद है यदि f का मान 16 है तो r का मान क्या होगा? फिर वही r बराबर सूत्र 2f, तो 2 × 16 32। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आप खुद से भी इस प्रकार का जो हम मैथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? वो ऋणात्मक होती है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी 0, धनात्मक, इनमें से कोई ही नहीं, या ऋणात्मक। तो हम क्या कह सकते हैं इनकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल का होता है ऋणात्मक और उत्तल का होता है धनात्मक। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो एफ किरण से। जब अवतल दर्पण में प्रवर्तन के बाद ना किरण जो होते हैं एफ फोकस दूरी से वे गुजरते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या है? तो बराबर और सीधा आकार का बनता है, तो उत्तल, अवतल, समतल या समतल उत्तल दोनों। तो क्या है इसका आंसर? आप लोग बोलिए। बिल्कुल समतल। समतल दर्पण जो है, जो कि उसके सामने अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिसके उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा? तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ रखा गया था? ध्रुव पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, या ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है।
तो क्या है आंसर मेरा वक्रता केंद्र पर ही रखा गया अवतल दर्पण के समान। जो वस्तु उसके सामने रखेंगे तो उसका आकार उसी आकार से बनेगा, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब सी पर वक्रता केंद्र सी पर हो तो वह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर, एफ पर, या सी एवं एफ के बीच, या एफ एवं पी के बीच। तो हम कह सकते हैं कि सी पर ही जो है किसका बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वहीं पे बनेगा, सी पर ही बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी बिंदु यानी बिंब का अवतल यानी किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी बिंब अगर कोई बनाते हैं, पिलर जिसको हम कहते हैं, ये अगर हम पिलर बनाते हैं तो इसका पिलर का जो है तस्वीर दिया हुआ है, तो इधर ही तस्वीर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ बोला कि बना हुआ आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा, यानी इस बिंब से बड़ा ये बिंब बड़ा है, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए इसको आपको बताना है। तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, वक्रता केंद्र से परे होना चाहिए, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो इन चारों में से ऑप्शन में से कौन जो है किसके द्वारा इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। यानी कोई अगर पिलर को हम बिंब जिसको कहते हैं तो इससे बड़ा बनेगा ये बिंब, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, यानी ऐसा कौन सा दर्पण है देखिए जहाँ आप कहीं भी रहे, मतलब कितना भी दूरी पर रहे, आप उस दर्पण पे देखिएगा तो आपका जो है तस्वीर सीधा ही दिखाएगा। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। तो इनमें से हम कह सकते हैं, आप बताइए कौन था। तो समतल या उत्तल दोनों में से कोई हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जो आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार में, आभासी भी बनाएगा, सीधा भी बनाएगा, लेकिन वस्तु के आकार जो है ना उससे छोटा होगा। तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, परवलय आकार दर्पण, परवलय दर्पण। इनमें से कौन सा दर्पण है जो कि आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण जो होता है वह अपना प्रतिबिंब अगर बनाता है तो सदैव कैसे होता है, उल्टा, वास्तविक, आवर्धित या सीधा। यानी उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा यानी सदैव सीधा ही होता है। अब आप अगर किसी दर्पण या किसी आईने जिसको हम बोलते हैं, किसी दर्पण के आगे अगर खड़ा है तो आपका तस्वीर सीधा सदैव हो रहा है, तो समझ लीजिएगा वो दर्पण उत्तल दर्पण है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न देखते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्न में किस धातु वस्तु में किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण जो होता है किस वस्तु में प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी की हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए, सूक्ष्म दर्शी में। इनमें से किस में जो है आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस वस्तु में। तो हम कह सकते हैं गाड़ी की साइड मिरर में। जो गाड़ी की साइड जो मिरर होता है ये ड्राइवर स्टीयरिंग लेके यहाँ जो रहता है यहाँ बैठता है, तो ये आपका पीछे जितनी गतिविधियाँ होती है इसको देखने के लिए यहाँ उत्तल दर्पण लगाया जाता है, ठीक है ना। यानी गाड़ी के साइड मिरर में, जो गाड़ी की दोनों साइड जो होता है मिरर, और दोनों साइड में, एक ये साइड में हुआ, ठीक है ना, ये साइड में आपका लाइन, ये गाड़ी हुआ, ये साइड में एक मिरर, ये साइड में एक मिरर, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए आंसर मिला। तो आज तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। और अपने दोस्तों पर वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।